बूढ़ी चिड़िया ने बताया। इन 4 लोगों के लिए चाहे जान दे दो, मगर ये कभी अपने नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री कृष्ण पर आपकी अटूट आस्था है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, वह न केवल मोटिवेशनल है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह पुण्य नहीं बल्कि पाप का कारण बनती है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। कभी कभी जिन रिश्तों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं। यह कहानी है एक धनवान सेठ परिवार की, जिसकी चमकती हवेली के पीछे छुपे हैं ऐसे रहस्य जिनसे पर्दा उठते ही जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। यह कहानी रिश्तों की परख, लालच की गहराई और आत्मा की पुकार पर आधारित है। बनारस की उस पुरानी हवेली में हर सुबह की शुरुआत आरती की मधुर ध्वनि और घंटियों की गूंज से होती थी। यह हवेली थी सेठ हरिप्रसाद अग्रवाल की, जिनकी चीनी और मसालों की फैक्ट्री पूरे पूर्वांचल में मशहूर थी। हवेली 4 मंजिला थी। बाहर से देखकर लगे जैसे किसी राजा का किला हो, मगर हवेली के भीतर जो रिश्ते थे वो समय के साथ टूटते जा रहे थे। सेठ हरिप्रसाद अब 70 की उम्र पार कर चुके थे। शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, पर आंखों में अनुभव की चमक अब भी जिंदा थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी और आज वो चाहते थे कि उनके बेटे अब इस विरासत को संभालें। उनके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और दिनेश। तीनों की शादियां हो चुकी थीं और सब परिवार सहित उसी हवेली में रहते थे। दिखावे को सब कुछ सही था, लेकिन हवेली की दीवारों ने कई बार रातों में होने वाली बहसों और लालच भरी बातें सुनी थीं। रमेश सबसे बड़ा था और अपने आप को इस जायदाद का स्वाभाविक वारिस मानता था। वो कहता, मैंने पिताजी के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया है। फैक्ट्री की शुरुआत में मैं ही उनके साथ था। मुझे ही सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। उसकी पत्नी तविता हर वक्त सेठानी जी के कान भरती रहती थी। माँ जी, देखिए ना, रमेश कितना करता है आपके लिए। बाकी 2 तो बस ऐश करते हैं। आज नहीं तो कल सब छोड़ छाड़ कर रमेश को ही संभालना होगा सब कुछ। मंझला बेटा सुरेश कुछ अलग किस्म का था। पढ़ाई लिखाई में तेज, मगर व्यवहार में चतुर। उसने MBA किया था और अब फैक्ट्री के वित्तीय मामलों को देखता था। वो जानता था कि बात सिर्फ मेहनत की नहीं, दिमाग की भी होती है। वो अक्सर रमेश को ताना मारता, भैया मेहनत तो बैल भी करता है, लेकिन कारोबार चलाना हो तो अक्ल चाहिए। उसकी पत्नी निशा शालीन तो थी, मगर वह भी अपने पति के लिए बराबर का हिस्सा चाहती थी। सबसे छोटा बेटा दिनेश थोड़ा अल्हड़ था। फैक्ट्री में उसका ज्यादा मन नहीं लगता था। वो संगीत में रुचि रखता था और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। पिताजी उसे बार बार समझाते, बेटा हवेली और फैक्ट्री यूं ही नहीं बनी है, इसे बचाना तुम्हारा भी फर्ज है। पर दिनेश हंस देता, पापा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपने नाम से, ना कि आपके साय में। दिनेश की पत्नी पल्लवी भी अपने पति की तरह खुले विचारों वाली थी, लेकिन वह अक्सर कहती, जो कुछ भी है वही तो तुम्हारा आधार है, उसे छोड़कर उड़ना आसान नहीं होता। सेठानी जी यानी सावित्री देवी उम्र के साथ चुप होती जा रही थीं। कभी जो पूरे परिवार को जोड़े रखती थीं, आज उसी परिवार में दीवारें उगाई थीं। रात को वो अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे नारायण, ये घर जैसे तैसे जोड़कर रखा है, अब इसे बिखरने मत देना। एक दिन सेठ हरिप्रसाद ने सबको बैठक में बुलाया। उनके सामने एक फाइल थी और बदल में उनका पुराना वकील मिस्टर दीक्षित बैठा था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब बंटवारा होगा? सेठ बोले, मैंने अपनी सारी संपत्ति के कागज तैयार करवा लिए हैं, लेकिन मैं इसे अभी नहीं दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम तीनों में से कौन वाकई इसे संभाल सकता है। तीनों बेटों की नजरें एक दूसरे से मिली। उनके चेहरे पर उत्सुकता से ज्यादा चिंता थी। मैं तीनों को एक एक जिम्मेदारी दूंगा, जो उसे सबसे बेहतर तरीके से निभाएगा वही मेरा असली वारिस होगा, सेठ ने कठोर स्वर में कहा। सेठ के इस फैसले से हवेली में एक अलग ही तरह की हवा बहने लगी। रमेश ने अपने पुराने कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू किया। सुरेश ने अगले महीने के लिए पूरी योजना बनाई और दिनेश ने शहर के एक म्यूजिक ब्रांड के साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा, जिससे फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स का प्रचार हो सके। सबने अपने अपने तरीके से खुद को साबित करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सेठ हरिप्रसाद का यह फैसला केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक जाल भी था।
उन्हें अपनी हवेली में सबकी असलियत दिखने लगी थी, जैसे हर किसी का चेहरा नकाब उतारने को तैयार हो। हवेली की हवाओं में हलचल थी। लंबे समय बाद ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ होने वाला हो। सेठ हरिप्रसाद की आंखें सब कुछ देख रही थीं, बोलते कुछ नहीं थे, मगर हर निगाह उनके भीतर तक झांकने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था जो चाल उन्होंने चली है उससे रिश्तों की असलियत सामने जरूर आएगी। रमेश ने सबसे पहले फैक्ट्री के पुराने रिकॉर्ड मंगवाए। उसने एक मीटिंग बुलाई जिसमें पुराने कर्मचारियों और मैनेजर को बैठाकर कहा, अब वक्त है फैक्ट्री को और ऊंचाइयों पर ले जाने का। हमें उत्पादन दोगुना करना होगा और घाटे को मुनाफे में बदलना है। एक एक को टारगेट बांटे गए, मगर ये सब करते समय रमेश अंदर ही अंदर अपने भाइयों पर नजर भी रख रहा था। उसने गुपचुप एक आदमी को सुरेश की योजनाओं पर नजर रखने के लिए रख लिया था, और दिनेश, उसे तो रमेश पहले ही बच्चा समझकर नजरअंदाज कर चुका था। रमेश की पत्नी कविता अपने पति की कामयाबी के लिए व्रत उपवास तक करने लगी थी, मगर इन सब के बीच कविता ने घर की पुरानी नौकरानी गीता से कहना शुरू कर दिया, अगर कुछ खास बात पता चले तो मुझे बताना, खासकर छोटी बहुओं के बारे में। सुरेश ने शहर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया और फैक्ट्री के पुराने वित्तीय रजिस्टर दिखाए। हमें बेकार के खर्चों को खत्म करना होगा, और देखो इन पुराने खातों में बहुत हेरफेर है। उसने धीरे से कहा, पापा तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने एक नई टीम बनाई जिसमें उसके कॉलेज के दोस्त भी शामिल थे। सुरेश की प्लानिंग ठोस थी, मगर वो भी रमेश से एक कदम आगे रहना चाहता था। उसने रमेश के पुराने ड्राइवर को अपने भरोसे में लेकर कुछ दस्तावेज मंगवाए जो रमेश के खातों से जुड़े थे। इस बीच उसकी पत्नी निशा ने हवेली की रसोई पर कब्जा कर लिया था। अब वहां वही पकता था जो निशा चाहती थी, और वो जानती थी कि किसे क्या खिलाकर मन जीता जा सकता है। दिनेश अब भी सबसे अलग था। उसने फैक्ट्री के ब्रांड को एक नई दिशा देने की ठानी थी। एक म्यूजिक प्रमोशन कंपनी से डील करते हुए उसने फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स के लिए रैप सॉन्ग तैयार करवाया। वो सोशल मीडिया पर रील्स बना बनाकर अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रहा था। हवेली में सब उसका मजाक उड़ाते थे, ये कोई तरीका है बिजनेस संभालने का। मगर दिनेश को फर्क नहीं पड़ता था। उसकी पत्नी पल्लवी भी दिन रात उसकी मदद में लगी रहती। हमें अपने तरीके से चलना है, दुनिया को दिखा देंगे कि नया दौर क्या होता है, वो दिनेश से कहती। मगर दिनेश को भी अपनी राह में कुछ रुकावटें महसूस होने लगी थीं। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके कमरे के बाहर कोई धीमे धीमे कदमों से चलता दिखा। जब वो बाहर निकला तो सिर्फ सन्नाटा था। सेठ हरिप्रसाद अब भी अपने कमरे में मौन साधे बैठे रहते। उनके सामने एक पुराना संदूक रखा रहता जिसमें कुछ कागज, पुरानी चिट्ठियां और एक लाल मखमली कपड़े में लिपटा लॉकेट रखा था। कभी कभी वे उस लॉकेट को हाथ में लेकर सोच में डूब जाते। शायद कुछ ऐसा था जो उन्होंने अब तक किसी को नहीं बताया था। उनके वकील मिस्टर दीक्षित एक दिन मिलने आए। सेठ बोले, दीक्षित जी, वक्त आ गया है कि कुछ राज धीरे धीरे बाहर आने दें। वकील ने चौंकते हुए पूछा, आप वाकई तैयार हैं? हाँ, लेकिन एक एक कदम सोच समझकर चलना है। मैं सिर्फ बेटों की परीक्षा नहीं ले रहा, मैं हवेली की आत्मा को भी बचाना चाहता हूँ। इधर हवेली के पुराने हिस्से में एक कमरा वर्षों से बंद था। उस कमरे की चाबी केवल सेठ के पास थी। तभी कोई नौकरानी गलती से उस कमरे के पास चली जाती तो सावित्री देवी डांटकर भगा देती। मगर अब वह कमरा खुद धीरे धीरे चर्चा में आने लगा था। एक रात गीता ने कविता से धीरे से कहा, मालकिन, उस कमरे में कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं पता। मैंने जब नई नई नौकरी शुरू की थी तब एक बार वो दरवाजा खुला देखा था। अंदर एक तस्वीर थी, किसी औरत की, मगर वो सेठानी जी नहीं थी। कविता ने चौंक कर पूछा, कौन थी वो? शायद कोई पुराना रिश्ता, गीता ने जवाब दिया और चुप हो गई। अगले दिन हवेली में एक हलचल मच गई। सेठ ने घोषणा की कि वह अगले सप्ताह तीनों बेटों के काम का आकलन करेंगे। जिसके परिणाम सबसे प्रभावी होंगे उसे एक विशेष हिस्सा सौंपा जाएगा, ऐसा हिस्सा जो आज तक किसी को नहीं मिला। ये सुनकर रमेश, सुरेश और दिनेश तीनों और ज्यादा सतर्क हो गए। अब यह सिर्फ जायदाद की बात नहीं थी, अब ये कुछ और था। सेठानी सावित्री देवी यह सब सुनकर कुछ बेचैन सी हो गईं। रात को उन्होंने सेठ से पूछा, हरिप्रसाद जी, आप सच में सब कुछ ठीक कर पाएंगे? सेठ ने पहली बार थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, अगर सब कुछ ठीक न भी हुआ तो कम से कम सच सामने जरूर आएगा।
हवेली की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। हर कोने से जैसे कोई फुसफुसाता था। बाहर भले ही चहल पहल हो, लेकिन भीतर हर व्यक्ति किसी गहरे रहस्य को जानने की बेचैनी में जी रहा था। रमेश, सुरेश और दिनेश अपने अपने रास्तों पर लगे थे, पर अब उनमें से कोई भी केवल कारोबार नहीं कर रहा था। सबकी नजरें अब उस विशेष हिस्से पर टिकी थीं, जिसका जिक्र सेठ ने पहली बार पिछले सप्ताह किया था। सेठ ने अपने कमरे में बैठकर एक पृष्ठभूमि योजना तैयार कर ली थी। उनका सहायक वकील दीक्षित बाबू हर रात कुछ दस्तावेजों की छटनी करता और चुपचाप चला जाता। एक शाम गीता, पुरानी नौकरानी, आंगन से होते हुए उस बंद कमरे के पास गई। उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सांझ की रोशनी भीतर से झांक रही थी। वो रुक गई, सांसें थाम ली। अंदर से धीमी सी कोई आवाज आ रही थी, मानो कोई पुराने कागज पलट रहा हो। गीता ने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप चली गई। उसी रात पल्लवी यानी दिनेश की पत्नी गीता के पास आई। तुमने कुछ कहा था उस कमरे के बारे में। औरत की तस्वीर। गीता थोड़ी डरी, मगर फिर बोली, हाँ मालकिन, मैंने जो देखा वो आज तक भूली नहीं। उस तस्वीर में एक औरत थी, गोरी, तीखे नैन नक्श वाली, और उसके गले में वही लॉकेट था जो सेठ जी अपने संदूक में रखते हैं। पल्लवी के मन में जैसे तूफान आ गया। वो जानती थी कि दिनेश को यह बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो खुद सच्चाई से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी। रसोई घर अब सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं रही थी। यह अब उस हवेली की गुप्त सभा बन चुकी थी, जहां बहुएं कभी न कभी टकरा जाती थीं। एक दिन कविता और निशा की आपस में कहासुनी हो गई। तुम्हारे पति को लगता है वो इस घर का अकेला मालिक बन सकता है? कविता ने तंज भरा सवाल किया। निशा मुस्कुराई, कम से कम वो तुम्हारे पति की तरह पुराने दस्तावेजों की चोरी तो नहीं करता। कविता का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, सेठ जी के ऑफिस से कुछ फाइलें गायब हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उस चोरी के पीछे रमेश है। बात बढ़ती इससे पहले सावित्री देवी वहां आ गई। बस करो, ये हवेली कोई अखाड़ा नहीं है। सभी चुप हो गए, मगर उस दिन के बाद हवेली की बहुएं एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगीं। सेठ हरि प्रसाद ने अपने वकील से कहा, अब वक्त आ गया है कि उन्हें थोड़ा और उलझाया जाए। वकील ने पूछा, क्या अगला कदम भी उसी कमरे से जुड़ा है? सेठ ने गहरी सांस ली, हाँ, लेकिन उससे पहले हवेली की छत पर पुराने दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगवाओ। फैक्ट्री के इतिहास से जुड़ी, कुछ असली कुछ नकली। वकील थोड़ा चौंका। नकली? हाँ, जो असलियत ढूंढने निकले हैं उन्हें पहले भ्रम में डालना जरूरी है, ताकि जब सच सामने आए तो उसे झुठलाया न जा सके। 3 दिन बाद हवेली की छत पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। अग्रवाल एंड सन्स, एक विरासत की झलक, पुराने कागज, फोटो, फैक्ट्री की शुरुआती तस्वीरें और एक पुराना बही खाता जिसमें किसी रेखा नाम की महिला को नियमित भुगतान दर्ज था। सभी मेहमानों के लिए यह सिर्फ एक प्रदर्शनी थी, मगर रमेश, सुरेश और दिनेश के लिए यह एक संकेत था। दिनेश ने जब रेखा का नाम देखा, उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने पल्लवी को धीरे से कहा, यह नाम सुना हुआ लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। सुरेश ने एक कोना पकड़कर एक फाइल पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, रेखा देवी को 300 प्रतिमाह, खर्च व देखभाल हेतु। तारीखें थीं 1984 से 1989 तक। रमेश को यह सब झूठ लग रहा था। ये सेठ जी की चाल है, वो हमें भटकाना चाहते हैं, उसने बुदबुदाया। रात के तीसरे पहर हवेली के पुराने गोदाम में एक गुप्त बैठक हुई। मौजूद थे गीता, वकील दीक्षित और सेठ हरिप्रसाद। सेठ बोले, उन्हें भ्रम में रखना जरूरी है, मगर गीता, अब तुम्हें एक और काम करना होगा। हुक्म दीजिए मालिक, गीता ने सिर झुकाया। तुम्हें उस लॉकेट को निशा के कमरे में रखना है, ऐसे कि उसे लगे कोई उसे छुपा रहा था। वकील चौंक गया। ये क्यों? क्योंकि वो लॉकेट ही है जो राज का दरवाजा खोलेगा। लेकिन अगर वो सबकी निगाह में आ गया तो डर के मारे सब खुद अपने भेद खोलेंगे। अगले दिन सुबह जब निशा की अलमारी में वो लाल मखमली लॉकेट मिला तो हवेली में हड़कंप मच गया। कविता ने चिल्लाकर कहा, ये सेठ जी का लॉकेट है और ये तुम्हारे पास कैसे आया? निशा सन्न रह गई। उसने साफ इनकार किया, मैंने इसे कभी नहीं देखा। पल्लवी और दिनेश भी वहां पहुंचे। सबकी निगाहें निशा पर टिकी थीं। सावित्री देवी तक वहां आ गईं। उन्होंने लॉकेट को हाथ में लिया, उसे घुमाया और अंदर से एक बेहद पुराना कागज निकाला। कागज पर लिखा था, मेरे बेटे के नाम, जब वक्त आएगा। बाकी की लाइनें धुंधली थीं। अब सवाल यह था, किस बेटे के नाम? उस रात कोई नहीं सोया। हवेली की छत पर सूनी निगाहें चांद की ओर टिकी थीं
और भीतर की दीवारें किसी अनकहे डर से कांप रही थीं। सेठ हरिप्रसाद ने सबको कुछ नहीं कहा, बस लॉकेट और पत्र लेकर अपने कमरे में लौट गए। मगर उनके चेहरे पर अब जो गहराई थी वह पहले कभी नहीं देखी गई थी। सावित्री देवी, जो वर्षों से एक स्तंभ की तरह सबको जोड़े रखे थीं, अब खुद भीतर से दरकने लगी थीं। वो जानती थीं कि लॉकेट का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी योजना का हिस्सा था। रात को जब उन्होंने सेठ से पूछा, ये सब अब क्यों? सेठ ने पहली बार नजरें मिलाकर कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि बीते कल की परछाइयों को देखा जाए। अगर वे परछाइयां हमारे आज को निगल गईं तो। सावित्री की आवाज कांप गई। तो कम से कम मैं चैन से मर सकूंगा कि मैंने छुपाया नहीं, सेठ ने जवाब दिया। अगले दिन सुबह वकील दीक्षित बाबू हवेली में दाखिल हुए। सेठ ने उन्हें अलग कमरे में बुलाया और एक मोटी फाइल थमाई। इसमें हवेली की वो संपत्तियां दर्ज हैं जिनका जिक्र मैंने अब तक किसी से नहीं किया, सेठ बोले। दीक्षित ने फाइल के पन्ने पलटे और चौंक गया। ये सारी प्रॉपर्टी एक ही नाम पर है, रेखा देवी के। हाँ, सेठ की आवाज स्थिर थी। और ये सब अब मेरे नाम वापस हो चुके हैं। लेकिन वो क्यों? ये जानना सबके लिए जरूरी है। क्या आप उन्हें ये सब दिखाना चाहेंगे? वकील ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, पहले उन्हें खुद ढूंढने दो। अगर ढूंढ पाए। दिनेश अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसने पल्लवी से कहा, अगर ये लॉकेट निशा के पास गया तो इसका मतलब किसी ने जानबूझकर उसे वहां रखा। सवाल ये है क्यों? पल्लवी ने चुपचाप उसे गीता वाली बात दोहराई, रेखा नाम की एक औरत, पुरानी तस्वीर और लॉकेट। अब दिनेश को पूरा यकीन हो गया कि ये कहानी सिर्फ व्यापार या जायदाद की नहीं है। कुछ है जो भावनाओं और अतीत की दीवारों में छुपा हुआ है। उसने पल्लवी से कहा, हमें उस कमरे में जाना होगा जो सालों से बंद है। अगर सेठ जी ने मना किया तो और शक होगा। अगली दोपहर जब हवेली में सब दोपहर के विश्राम में थे, पल्लवी और दिनेश गुपचुप उस बंद कमरे के पास पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, मगर कुंडी थोड़ी ढीली थी। पल्लवी ने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और अंदर की धूल भरी हवा जैसे बरसों की चुप्पी लेकर बाहर निकली। कमरे में बिखरी हुई किताबें, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, दीवार पर एक बड़ी तस्वीर, उसी औरत की जिसकी बात गीता ने की थी। संगमरमर सी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर लाल बिंदी। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, रेखा। दिनेश तस्वीर की ओर देखते हुए बुदबुदाया, ये कौन थी और क्यों हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई? पल्लवी ने कमरे के एक कोने में पड़ा संदूक खोला। अंदर कपड़े, कुछ पुराने खत और एक डायरी मिली, रेखा की लिखावट में। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं रेखा, जिसे इस हवेली में कभी नाम से नहीं पुकारा गया, लेकिन जो इस दीवार की दरारों में अपना जीवन छोड़ आई है। पल्लवी और दिनेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिनेश के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तय किया, डायरी अपने पास रखनी होगी, लेकिन किसी को कुछ बताए बिना। उधर निशा खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके कमरे में वह लॉकेट कैसे आया। कविता और पल्लवी अब उसे घूरती नजरों से देखती थीं। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी उसके आदेशों की अनदेखी करने लगे थे। रात को जब वह सावित्री देवी के पास गई तो उन्हें रोते हुए पाया। मां जी, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? निशा की आवाज डरी हुई थी। सावित्री ने उसकी ओर देखा। जो लोग अपने सच से डरते हैं उन्हें हमेशा दूसरों पर शक होता है। निशा सन्न रह गई, क्या मां जी को कुछ पता है? उधर सेठ ने वकील को बुलाकर कहा, अब अगला कदम दिनेश की तरफ मोड़ना है। मुझे देखना है कि वो किस हद तक सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। दीक्षित ने पूछा, क्या आपको लगता है वो डायरी ढूंढ चुका होगा? सेठ मुस्कुराया, अगर वो मेरा खून है तो जरूर। उस रात पल्लवी और दिनेश अपने कमरे में बैठे रेखा की डायरी के पन्ने पलट रहे थे। हर शब्द जैसे हवेली की दीवारों को गूंजता हुआ सुनाई देता था। मैं रेखा, जब इस हवेली में आई थी तब मुझे सिर्फ एक जगह दी गई थी, बाहर के दुनिया से छिपी हुई एक बंद कोठरी। मैं सेठ हरिप्रसाद की गलती थी जिसे उन्होंने छिपा लिया। मगर इंसान चाहे कितना भी सच को छुपा ले, एक दिन वो सामने आता ही है। अर्जुन मेरा बेटा है जिसे मैंने जन्म तो दिया पर मां कहकर कभी नहीं बुला सकी। सेठ जी ने उसे अपने एक पुराने नौकर के साथ गांव भेज दिया। मेरी पहचान छिप गई और अर्जुन की जिंदगी भी। दिनेश सन्न रह गया। क्या इसका मतलब सेठ जी का एक और बेटा था? पल्लवी ने पूछा। दिनेश ने सिर हिलाया और उसे कभी अपने बेटों में शामिल नहीं किया गया। अगली सुबह दिनेश सीधा सेठ के कमरे में पहुंचा। बाबूजी, क्या अर्जुन आपका बेटा है? सेठ ने धीरे से आंखें उठाई। हाँ, उसने कहा, पर उससे बड़ी गलती मैंने कभी नहीं की।
तो आपने क्यों छुपाया? दिनेश की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस वक्त मैं कमजोर था। समाज, नाम, प्रतिष्ठा, इन सब के बोझ तले दब गया, लेकिन आज मैं खाली होना चाहता हूँ। सेठ ने वही लाल मखमली लॉकेट टेबल पर रखा। इसमें अर्जुन की तस्वीर है और तुम्हें अब एक काम करना है। क्या? दिनेश ने पूछा। उसे ढूंढो और इस हवेली में उसका हक वापस दो। 3 दिन बाद दिनेश और पल्लवी गांव पहुंचे, जहां अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। उसका चेहरा बहुत कुछ हरिप्रसाद से मिलता था। मजबूत जबड़ा, शांत आंखें और गंभीरता से भरी चाल। दिनेश ने जब उसे पूरी बात बताई, अर्जुन पहले तो चुप रहा, फिर बोला, जिस घर ने मुझे पहचान नहीं दी, आज मुझे वहां क्यों चाहिए? पल्लवी ने कहा, क्योंकि जो गलत था अब उसे सही करने की जिम्मेदारी हमारे हिस्से है। अर्जुन तैयार हुआ, एक शर्त पर। मुझे हवेली में जगह चाहिए। पर सम्मान से जब अर्जुन हवेली में दाखिल हुआ तो सब ठिठक गए। कविता, निशा और पल्लवी तीनों दरवाजे पर खड़ी थीं। रमेश, सुरेश और दिनेश की नजरें अर्जुन को जैसे नाप रही थीं। सेठ हरिप्रसाद ने सभी को बुलाकर दरबार जैसा माहौल बनाया। आज मैं एक ऐसा सच सबके सामने लाने जा रहा हूं जिसे मैंने वर्षों तक दबाया, उन्होंने कहा। और फिर रेखा की कहानी, अर्जुन की पहचान और अपनी गलती का सार्वजनिक स्वीकार किया। सन्नाटा छा गया। रमेश गुस्से में भड़क गया, तो अब ये आदमी हमारी संपत्ति में हिस्सा मांगेगा। सुरेश ने जोड़ा, ये हमारे खून का नहीं तो वारिस कैसे? सेठ ने तब कहा, तुम्हारे खून से ज्यादा वफादारी इसने दिखाई है, बिना कुछ मांगे। सेठ ने अपने अंतिम भाषण में उन 4 लोगों का नाम नहीं लिया, मगर उनके व्यवहार को आईना दिखा दिया। 1, रमेश, जो लालच में हर दस्तावेज चुराने को तैयार था। 2, सुरेश, जो चालाकी से वसीयत बदलवाना चाहता था। 3, कविता, जिसने हवेली में सबको बांटने का काम किया। 4, निशा, जो अपने स्वार्थ के लिए झूठे सबूत गढ़ने लगी। इन 4 के लिए चाहे मैं जान दे देता। सेठ बोले, मगर आज मैं स्वीकार करता हूं, ये कभी अपने नहीं थे, क्योंकि जब वक्त आया इन्होंने मेरा नहीं, अपनी मर्जी का साथ दिया। सेठ हरिप्रसाद ने अपनी नई वसीयत सबके सामने पढ़वाई। हवेली और फैक्ट्री की 50% हिस्सेदारी अर्जुन को दी जाती है, बाकी 50% तीनों बेटों में बराबर बांटी जाएगी, पर एक शर्त के साथ। जिस दिन तुम अर्जुन को भाई मानोगे, उसी दिन तुम्हारा हिस्सा सक्रिय होगा। सन्नाटा टूटा नहीं, सबके चेहरों पर जैसे एक तमाचा पड़ा हो। 1 सप्ताह बाद सेठ हरिप्रसाद ने अंतिम सांस ली। अर्जुन ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। सावित्री देवी ने कांपते हुए उसे गले लगाया। अब तू ही मेरा बेटा है। रमेश, सुरेश और कविता बाहर खड़े थे, हक से दूर और पश्चाताप के करीब। निशा ने पहली बार चुपचाप रहना सीखा। हवेली का आंगन अब भी वही था, मगर अब वहां एक अलग सी गर्माहट थी। अर्जुन, दिनेश और पल्लवी अब मिलकर कारोबार संभालने लगे थे। रेखा की तस्वीर हवेली के मुख्य कक्ष में टंगी थी और उसके नीचे लिखा गया था, जिसे भुलाया गया वही असली था। दोस्तों, हमारी आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको जरूर कुछ नया सोचने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।